Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 37 लेकर आया हूं। यहां पर थोड़ा संख्या डालना मैं भूल गया, तो 37वां टेस्ट है, 37वां टेस्ट है, जो कि पूरी तरह से आरबीएससी की पुस्तकों से बनाया हुआ है। साथियों, बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार लेवल इस पेपर का मिलने वाला है। इसके पहले भी मैंने राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आरबीएससी क्लास 10th की बुक से वीडियो बनाया है, तो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित वो वीडियो नहीं देखा तो आप बिल्कुल एंड स्क्रीन में उस वीडियो को देख सकते हो और चैनल पर जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी शानदार है। व्याकरण और शिक्षण विधियों के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों, दीनानाथ का सही विच्छेद होगा दीन प्लस अनाथ, दिन प्लस अनाथ, दिन प्लस नाथ और दीन प्लस नाथ। तो साथियों, दीनानाथ का सही विच्छेद क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मित्रों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दीनानाथ में छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो बड़ी ई वालों को तो हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर सॉरी, बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो छोटी ई वालों को तो हम एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा विकल्प तो गलत हो गया। अब दीन प्लस अनाथ या दीन प्लस नाथ होगा। तो साथियों, दीनानाथ का मतलब क्या होता है? दीनों के है जो नाथ, अर्थात दीनानाथ ईश्वर। तो मित्रों, दीनों के हैं जो नाथ, तो दीन प्लस नाथ आपका सही आंसर होगा। दीन प्लस अनाथ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि फिर संधि सही कहाँ हो रही है? दीर्घ संधि। तो साथियों, ये दीर्घ संधि के अपवादों में आता है दीनानाथ शब्द। ठीक है, दीन प्लस नाथ इसका सही आंसर है। दीनों के है जो नाथ वो ही होते हैं दीनानाथ। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन साथियों, इनमें से सरल वाक्य नहीं है। मैं, सोहन और मोहन साथ स्कूल जाते हैं। राम अयोध्या के राजा थे। विराट ने शतक लगाया है और कल तुम अच्छा खेलते तो जरूर जीत जाते। तो साथियों, यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि सरल वाक्य कौन सा नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका। मित्रों, इसके सही आंसर की बात करें तो विराट ने शतक लगाया है, सरल वाक्य है। राम अयोध्या के राजा थे, बिल्कुल दिख रहा है, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में जिसमें एक कर्ता और एक ही उद्देश्य हो। तो साथियों, ये दोनों तो सरल वाक्य है और आपको क्या देखना है? सरल वाक्य नहीं है। तो पहला या चौथा? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है चौथा, कल तुम अच्छा खेलते तो जरूर जीत जाते। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। बाकी मैं, सोहन और मोहन, यहाँ पर अगर उद्देश्य एक से अधिक हो लेकिन उनके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो एक ही हो, तो वो भी सरल वाक्य ही कहलाता है। तो यहाँ तीसरा, दूसरा, पहला सरल वाक्य है, बाकी चौथा सरल वाक्य नहीं है और ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध नहीं हैं? भगीरथ, शमशान, अभ्यर्थी, स्वास्थ्य, मैथिली, अतिशयोक्ति, प्रशंसा, शुश्रूषा, तदुपरांत, मुहूर्त, त्योहार और ददीची। तो विकल्पों को अच्छी तरह से देख करके आंसर दीजिए साथियों। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध नहीं है? भगीरथ की बात करें तो शुद्ध होता है। अपन क्या लिखते हैं? भागीरथ। भागीरथ नहीं होता है साथियों, भगीरथ होता है। भा शब्द कब जुड़ता है? इसमें बाद में ई प्रत्यय जोड़ते हैं। भगीरथ प्लस ई बराबर भागीरथी। तो फिर ये शुद्ध है। शमशान शुद्ध है, अभ्यर्थी शुद्ध है। तो इसमें तो सभी शब्द शुद्ध है। आपको क्या देखना है? सभी शब्द शुद्ध नहीं है। स्वास्थ्य शुद्ध है, मैथिली शुद्ध है। अतिशयोक्ति में अपन कई बार आधा शय लगा देते हैं जो कि गलत होता है, पूरा शय आता है इसमें, तो ये भी शुद्ध है। प्रशंसा बिल्कुल शुद्ध है। तदुपरांत शुद्ध है, लेकिन साथियों ये जो शुश्रूषा है ये शुद्ध नहीं है। शुश्रूषा में बड़े ओ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपका जो ये विकल्प है ये क्या है? अशुद्ध है और इसलिए आपका यही राइट आंसर है। शुश्रूषा में इसमें श्रेय में बड़े उ की मात्रा लगती है। बाकी मुहूर्त, त्योहार और ददीची भी शुद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तीसरे में तीसरा विकल्प। चौथा क्वेश्चन देखेंगे,
वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो के लिए एकल शब्द होगा। जनश्रुति, अत्युक्ति, अनुश्रुति और अधिसूचना। तो जो उक्ति परंपरा से चली आ रही है उसको क्या कहा जाता है साथियों? एकल शब्द बताना है चौथे क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर बताइए मित्रों प्रश्न नंबर 4 में। साथियों अगर हम बात करें वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो उसको हम कहेंगे साथियों अनुश्रुति। किस नाम से जाना जाता है उसको? अनुश्रुति के नाम से जाना जाता है साथियों। अर्थात यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है वो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। तो आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अभी आगे और भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा साथियों। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? खल का सज्जन, सात्विक का तामसिक, गुरु का शिष्य, यथार्थ का आदर्श। बताइए सही विकल्प कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, बहुत ही शानदार। साथियों बात करें हम, खल का सज्जन ही होता है। ठीक है, खल का मतलब बुराई से लिया जाता है, सज्जन का मतलब अच्छाई से लिया जाता है। सात्विक का तामसिक ही होता है, यथार्थ का आदर्श ही होता है। लेकिन मित्रों गुरु का शिष्य नहीं होता है, गुरु का होता है लघु। क्या होता है? गुरु का विलोम शब्द लघु होता है साथियों, शिष्य नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है प्रश्न नंबर 5 में। बहुत ही अच्छे ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है जो कि कंफ्यूजन ज़्यादा करे और जो कि गलत होने के चांस ज़्यादा हो। तो इसी प्रकार से आपका पेपर बनेगा एग्जाम में भी, जहाँ पर ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको जो ज़्यादा ये चांस रहेगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो, ऐसा एग्जामिनर सोचेगा। तो साथियों यहाँ तीसरा विकल्प सही है 5वें में। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में नदी के पर्याय नहीं है? सरिता, पई, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा और निर्झरिणी। तो मित्रों नदी को निर्झरिणी भी कहा जाता है, नदी को आपगा और शैलजा के नाम से भी जाना जाता है, नदी को तटिनी और तरंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सरिता भी कहा जाता है लेकिन इसको पई नहीं कहा जाता है। पई का मतलब तो पानी से होता है। किससे होता है? पानी से होता है, ना कि नदी से। इसलिए साथियों यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 1 है इसमें सभी जो शब्द है वो नदी के पर्याय नहीं है। पई शब्द नदी का पर्याय न होकर पानी का पर्याय है। विकल्प नंबर 1 सही है 6ठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भागिने, गांधारी, राघव, लालिमा, दैत्य, जानकी, मैथिली और आदित्य। तो विकल्पों को देखते हुए आंसर दीजिए, सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। फिर इस प्रश्न को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं साथियों। बताइए राइट आंसर। मित्रों देखिए, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है, अपत्य का मतलब होता है संतानवाचक, कि वह शब्द जिनके पीछे प्रत्यय लगने पर वो शब्द संतान सूचक शब्दों का बोध कराए वही कहलाते हैं अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो साथियों देखिए, भागिने, भगिनी प्लस ए भागिने, गंधार प्लस ई गांधारी, रघु प्लस ए राघव, दीति प्लस ये दैत्य, जनक प्लस ई जानकी, मिथिला प्लस ई मैथिली और अदिति प्लस ये आदित्य। इस प्रकार से ये जो सारे शब्द है ये संतान सूचक शब्द है। लेकिन लालिमा भाववाचक तद्धित प्रत्यय का है साथियों। लालिमा जो इसमें ईमा प्रत्यय लगा हुआ है ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय न होकर ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? अध्यक्ष, प्रतिदिन, रसोई और भरपेट। तो साथियों किस विकल्प में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? बात करेंगे अध्यक्ष की तो अधि प्लस अक्ष, अधि उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन की बात करें तो प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। भरपेट की बात करें तो इसमें भर लगा हुआ है। लेकिन साथियों रसोई, रसोई में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है साथियों। इसलिए ये जो विकल्प है रसोई वाला ये उपसर्ग युक्त नहीं है। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन साथियों, समास की दृष्टि से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास नहीं है? भरपेट, प्रत्यक्षी, यथेच्छा और दयाद्र। तो साथियों अव्ययीभाव समास का मतलब है वह समास जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो या शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो ऐसी जगह पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा प्लस इच्छा, तो साथियों यथा एक अव्यय है, अव्ययीभाव समास है। प्रत्यक्ष प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययीभाव समास है। भरपेट भर लगा हुआ है, अव्ययीभाव समास है। दयार्द्र, दयार्द्र में साथियों दया से आर्द्र, तो यहाँ पर ये जो विकल्प है इसमें तत्पुरुष समास है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर, इसमें तत्पुरुष है, बाकी भरपेट, यथेच्छ और प्रत्यक्ष में अव्ययीभाव है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। अविनाश ने गाना गाया है, अभय खेत में काम करता होगा, भूपेंद्र सिरोही गया था, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। तो साथियों अकबर ने पुस्तक पढ़ ली तो वो भूतकाल में आएगा। भूपेंद्र सिरोही गया था मतलब पहले की बात, भूतकाल में आएगा। अविनाश ने गाना गाया है, ये भी आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, ये पूर्ण का है, ये सामान्य का है। बाकी अबे खेत में काम करता होगा मतलब वर्तमान की बात है, यूं नहीं कि करता था तो फिर वो भूतकाल में चला जाता। करता होगा मतलब संदेह है, लेकिन वर्तमान की बात है साथियों ये, इसलिए ये विकल्प सही है क्योंकि ये भूतकाल में नहीं आएगा। 10वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। मित्रों 11वां क्वेश्चन देखते हैं, आशा है आपको टेस्ट अच्छा लग रहा होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देह, जय, विजयी और तारा। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो देह अच्छी होती है स्त्रीलिंग, जय अच्छी होती है या अच्छा होता है, जय अच्छी होती है स्त्रीलिंग, विजय अच्छी होती है स्त्रीलिंग, तारा अच्छा होता है पुल्लिंग। तो साथियों यहाँ पर जो तारा शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि ये पुल्लिंग है। मैं आपको बता दूं कि तल प्रत्यय युक्त शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं लेकिन हिंदी में ये स्त्रीलिंग होते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 11वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो साथियों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध तत्सम तद्भव को छांटिए। मुक्ता का मोती, मेघ का मेह, शाप का श्राप और वणिक का बणिया। तो साथियों अशुद्ध तत्सम तद्भव विकल्प जो आपको लग रहा है, तो मुक्ता का तो मोती ही होता है, मुक्ता तत्सम है और मोती तद्भव है। मेघ का मेह होता है, यहाँ ये तत्सम है, ये तद्भव है। वणिक तत्सम है, वणिक का बनिया तद्भव शब्द होता है, ये तीनों शुद्ध है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए शाप का श्राप नहीं होता है बल्कि शराप होता है, न कि श्राप। तो इसलिए ये जो विकल्प है ये गलत है, ये अशुद्ध तत्सम तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। तो 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने और आने वाले हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पुरुषार्थ 4 है, फिर ये विराम चिन्ह, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ पर बीच में भी ये विराम चिन्ह लगे हुए हैं। वाक्य किस चिन्ह को संबोधित कर रहा है? निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, समता सूचक चिन्ह और लोप चिन्ह। तो साथियों यहाँ पर देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये जो 3 चिन्ह लग रहे हैं ये तो अर्धविराम चिन्ह के हैं, तो ये तो विकल्प में है ही नहीं अर्धविराम, तो फिर यहाँ पर हम इस चिन्ह को हटा देंगे। अब यहाँ पर एक चिन्ह ये वाला दिख रहा है, तो ये जो चिन्ह है साथियों इसको विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विवरण चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो चिन्ह लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 14, गुड़ गोबर होना का सही अर्थ है काम बिगड़ना, काम बिगाड़ना, किया कराया नष्ट करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न इसे आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी इस प्रश्न को गलत करा देगी। कैसे? यहां पर एक बार आप सही विकल्प का चयन कीजिए, फिर इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो साथियों गुड़ गोबर होना का अर्थ होता है काम बिगड़ना। काम बिगड़ना का मतलब होता है गुड़ गोबर करना। समझना बात को थोड़ा सा, ठीक है।
अगर आता गुड़ गोबर करना तो ये काम बिगाड़ना या किया करा या नष्ट करना हो जाता, लेकिन गुड़ गोबर होना का मतलब काम बिगड़ना होगा, न कि बिगाड़ना। बिगड़ना मतलब काम बिगड़ गया, अच्छा काम, बिगाड़ना मतलब खुद ने ही बिगाड़ा, तो दोनों में अंतर होता है साथियों। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14वें क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको लगा होगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन मित्रों, ऊंट किस करवट बैठता है लोकोक्ति का अर्थ होगा एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी, दृढ़ निश्चय करना, परिणामों में अनिश्चितता और अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। तो साथियों राइट आंसर बताइए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 में सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, यहाँ पर पहला विकल्प क्या कह रहा है, एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी, इसका मतलब तो होता है एक अनार 100 बीमार, तो ये तो गलत हो गया। किस करवट बैठता है मतलब कुछ निश्चित नहीं है, तो इसको हम कहेंगे परिणामों में अनिश्चितता, मतलब हमको पता नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, हारेंगे या जीतेंगे। ऊंट किस करवट बैठता है देखेंगे, ऐसा कहा जाता है अक्सर हार जीत के बारे में। तो साथियों परिणामों में अनिश्चितता ही इसका सही अर्थ होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन साथियों, पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी गई लकड़ी को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है खूंटा, लावणी, जेड़ी और मेर। तो साथियों बहुत ही शानदार चारों ऑप्शनों को मैं अब समझाने वाला हूं, लेकिन एक बार आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों देखिए मेर का मतलब तो क्या होता है, जो खेत होते हैं उसके आसपास की जो भूमि होती है साथियों, जिसपे घास उगी होती है, वो कहलाती है मेर। क्या कहलाती है वो? मेर कहलाती है राजस्थानी भाषा में। फिर जेली, जेली एक सिंगनुमा आकृति होती है जिसके माध्यम से फसल की कुटाई की जाती है, फसल को एक तरह से तैयार किया जाता है। एक होती है लावणी, लावणी का मतलब होता है जब जो कृषक या फिर अन्य जो मजदूर वर्ग लोग होते हैं, ये कुछ कमाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको कहा जाता है लावणी। और जो पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी गई लकड़ी होती है उसको खूंटा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? खूंटा। विकल्प नंबर 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। तो साथियों प्रश्न नंबर 17, बच्चों को मातृभाषा सिखाने की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और अनुकरण विधि। तो साथियों मातृभाषा सिखाने की मुख्य विधि, देखो मातृभाषा मतलब जब बालक छोटा होगा तो सबसे पहले मातृभाषा को ही सीखता है, तो आगमन, निगमन और व्याख्या से नहीं बल्कि अनुकरण के माध्यम से बालक मातृभाषा सीखता है। इसलिए यदि आप बच्चे को मातृभाषा अच्छे से सिखाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? अनुकरण विधि का। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 को। 18वां क्वेश्चन आता है आपके, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम विधि है? व्याख्यान विधि पहला विकल्प, आगमन विधि दूसरा विकल्प, समस्या समाधान विधि तीसरा विकल्प और निगमन विधि चौथा विकल्प। तो साथियों छोटी कक्षाओं में व्याख्यान का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना ही निगमन का प्रयोग करेंगे। समस्या समाधान न होकर यहाँ राइट आंसर रहेगा आगमन विधि, क्योंकि प्राथमिक कक्षा छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, तो उनको सिखाने की उत्तम विधि आगमन विधि मानी जाएगी साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आगमन नहीं रहेगा सही, यहाँ अनुकरण रहेगा और यहाँ पर रहेगा साथियों आगमन विधि। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन, कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो साथियों इनमें से कविता का सही अर्थ क्या रहेगा? विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। तो मित्रों देखिए कविता का अर्थ रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना करना, संगीतात्मक विचार की अभिव्यक्ति, ये सभी अर्थ कविता शिक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे साथियों 20वां क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। 20 प्रश्न ही लेकर आ सका हूं साथियों, क्योंकि ये टाइम बहुत ही मुश्किल से निकाल करके फिर भी आपके लिए वीडियो बिल्कुल आते ही रहेंगे, रेगुलर आएंगे, नॉलेज कम नहीं होगा। लिंक
आपका मैं टूटने नहीं दूंगा पढ़ाई से साथियों। तो चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की यहाँ पर व्याख्यान विधि नहीं है, ना ही प्रदर्शन, ये प्रश्नोत्तर है, ना ही प्रदर्शन है, बल्कि अनुवाद विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कहा जाता है। इसके पहले के 36 टेस्ट ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, प्लेलिस्ट, इसमें क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।